27 जनवरी 2020 वो तारीख थी जब भारत में कोरोना का पहला केस देखने को मिला। केरला की एक लेडी जो हाल ही में चीन से आई थी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। 12 मार्च 2020 वो तारीख थी जब भारत में कोरोना से पहली मौत देखने को मिली। 27 जनवरी से 12 मार्च लगभग 44 दिनों के अंदर भारत में कोरोना के 100 से भी ज़्यादा मरीज आ चुके थे और फर्स्ट डेथ ड्यू टू कोविड देखने को मिलती है। इन दिनों कोरोना ने मीडिया में कवरेज के लिए अपनी फर्स्ट पोजीशन बना ली थी और हमारी सरकार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। 19 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करते हैं और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान करते हैं। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। उसके अगले वाले दिन 24 मार्च 2020 को भारत में 21 दिनों का कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया जाता है, ये कहकर कि ये 21 दिन बेहद अहम है और 21 दिनों में लगभग कोरोना खत्म हो जाता है। लेकिन इन 21 दिनों के बाद क्या हुआ हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 21 के बाद 19 और फिर 14 ऐसे करके हमें लगभग 2 महीनों से भी ज़्यादा 4 लॉकडाउन देखने को मिले। 5 अप्रैल 2020 वो तारीख थी जब लोग विदेशों में मास्क और सैनिटाइजर लगाने की बात कर रहे थे, तब हम और आप ताली और थाली बजाकर देश से कोरोना भगाने की सोच रहे थे। लॉजिक वॉज कम्प्लीटली रेस्ट इन पीस। पहले लॉकडाउन के खत्म होते होते हमें पूरे देश में एक बहुत बड़ा माइग्रेंट वर्कर्स क्राइसिस देखने को मिला, जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स यानी कि प्रवासी श्रमिक बड़े शहरों से अपने घरों और गांवों की तरफ लौट रहे थे, क्योंकि वो बड़े शहरों में रोटी कपड़ा मकान जैसी अपनी बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पा रहे थे। लॉकडाउन, कोरोना वायरस और उससे मौतों का ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ रहा था और भारत की इकोनॉमी का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा था। भारत में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही थी, लोग अपनी नौकरियां खो रहे थे, गरीबी और भुखमरी लगातार बढ़ रही थी। लेकिन हमारे देश का नेशनल मीडिया तबलीगी जमात और सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के केस में इतना बिजी था, वो इन खबरों को लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाया। 31 मई तक पूर्ण तालाबंदी के बाद 1 जून को अनलॉक शुरू हुआ, जिसमें कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन धीरे धीरे खोला जाने लगा। लेकिन भारत में कोरोना टेस्ट की रफ्तार बहुत कम थी। अब तक भारत में कोरोना के 2 लाख केसेस आ चुके थे और 5,500 से ज़्यादा मौतें हो चुकी थी। 31 जुलाई तक भारत में ऑन एवरेज कोरोना के 50,000 से भी ज़्यादा मामले आने लगे, क्योंकि कोरोना टेस्ट की रफ्तार को बढ़ाया जा चुका था। जिस टेस्टिंग को सरकार को अप्रैल मई में बढ़ाना था, वो अगस्त की शुरुआत में बढ़ी। यानी कि हमने जो 2.25 महीने का लॉकडाउन देखा, वो सरकार का कम्प्लीटली फेलियर था। इसके कुछ फ़ायदे भी हुए, पर सरकार पूरी तरह से लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी। जिस लॉकडाउन में सरकार को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना चाहिए था, उस वक्त हमसे मोबाइल की लाइटें जलवाई जा रही थी। खैर, 16 सितंबर 2020 को कोरोना केसेस एक दिन में 97,000 प्लस से पीक कर चुके थे और उसके बाद लगातार गिरे जा रहे थे। देश फिर से पटरी पर आने लगा और इसे कोरोना की फर्स्ट वेव यानी कि कोरोना की पहली लहर कहा गया। ध्यान से सुनिए दोस्तों, इसे कोरोना की फर्स्ट वेव कहा गया है, यानी कि सेकेंड वेव भी आनी थी। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को वर्ल्ड वॉर ही कहा गया होगा, ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी होगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को फर्स्ट कहा गया होगा, यानी कि उसे पहला तब कहा गया होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। कोरोना की इस लहर को शुरू से ही इसे पहली लहर कहा गया, यानी कि हमें पता था कि इसकी दूसरी लहर भी आएगी। और तब तक जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली जैसे देशों में कोरोना की दूसरी लहर आ रही थी या फिर आ चुकी थी। और एट प्रेजेंट हम देख रहे हैं कि भारत में कोरोना की सेकेंड वेव चल रही है और कोरोना की ये सेकेंड वेव बहुत ही ज़्यादा भयावह और ख़तरनाक है। और कोरोना की सेकेंड वेव में पर डे हमें 3 लाख से भी ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो क्या कारण है कि कंडीशंस इतनी बुरी हो चुकी है? इसके मेनली 3 कारण हैं। पहला, लापरवाह जनता या पब्लिक। दूसरा, लापरवाह सरकार। और तीसरा, कोरोना खुद। पहला, पब्लिक या जनता कैसे रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब अनलॉक शुरू हुआ तो स्कूल और कॉलेजेस फिर से खोले जाने लगे, लोग काम पर लौटने लगे, तो लोगों ने कोरोना को काफ़ी लाइटली लेना शुरू कर दिया। सरकार ने भी पब्लिक को काफ़ी छूट दे दी। जहां शादी पार्टी में सिर्फ 200 लोग तक की भीड़ जमा हो सकती थी, वहां कब 2000 लोग आ जा रहे हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा। फिर भी दोस्तों, पब्लिक को कहाँ तक क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है? एक आम आदमी के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन करना, हाथों को बार बार धोते रहना और लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है
वो है हमारी सरकार। जब कोविड केसेस लगातार नीचे जा रहे थे तो सरकार के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हेल्थ केयर सिस्टम को बूस्ट करने की, क्योंकि अब लोग घरों से बाहर निकल चुके थे, जनजीवन सामान्य हुआ जा रहा था, तो किसी भी चीज़ को लाने ले जाने में इतनी कोई तकलीफ नहीं होती। सरकार इसे आपदा में अवसर की तरह यूज़ कर सकती थी, क्योंकि जब भारत में कोरोना का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा था तब हमें दूसरे कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिल रही थी। तो अगर हम उनसे सीखते तो हमारे हॉस्पिटल में बेड्स को बढ़ाया जा सकता था, या फिर हम उनसे नहीं भी सीखते तो फ्यूचर में ऐसी आपदा से निपटने के लिए हम अपने हॉस्पिटल्स को और भी ज़्यादा डेवलप्ड कर सकते थे। हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स बढ़ा सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और यहाँ तक कि अनलॉक के बाद तो गवर्नमेंट ने पब्लिक के साथ अपना कम्युनिकेशन लगभग कट ही कर दिया और अपना सारा का सारा ध्यान कोरोना से हटाकर कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा इलेक्शंस पर लगा दिया, जिसमें सबसे पहले बिहार इलेक्शंस हुए। और इन्हीं इलेक्शंस में हमें हमारे देश के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां देखने को मिली। सेम चीज़ हमें बिहार इलेक्शन के बाद दूसरे स्टेट्स के और बंगाल के इलेक्शन में देखने को मिली, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां करते हैं और वो खुद भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं। आप ही बताइए, जब इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर्स भी कोरोना को सीरियस नहीं लेते हैं तो पब्लिक से तो हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। और इसी बीच हमें उत्तराखंड स्टेट में एक भव्य कुंभ मेला देखने को मिलता है, जहां 30 लाख से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और लाखों लोग एक साथ शाही स्नान करते हैं। हमेशा याद रखिए दोस्तों, कोई भी बीमारी हो, वायरस हो, ये कभी नहीं देखती कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई है। आपका धर्म कोई मायने नहीं रखता, ना ही आपकी नेशनलिटी मायने रखती है कि आप पाकिस्तानी हैं या चाइनीज़ हैं, नेपाली है तो आपको ये बीमारी होगी और हिंदुस्तानी है तो नहीं होगी। बीमारी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर आप किस देश के निवासी हैं। आस्था अपनी जगह है और साइंस अपनी जगह। सोचने के लिए हमेशा दिमाग का इस्तेमाल करें, ना कि दिल का। बहरहाल, जब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स अपनी चुनावी रैलियों में लाखों की भीड़ इकट्ठा कर रहे थे, तब कोरोना भी अपने एक नए मास्टर स्ट्रोक के साथ तैयार था। फर्स्ट वेव में जो कोरोना हमें देखने को मिला उसे हम प्राइमरी कोरोना कहेंगे। कोरोना को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, प्राइमरी कोरोना, सेकंड, न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस, थर्ड, पोस्ट वैक्सीन कोरोना और फोर्थ, री इन्फेक्शन कोरोना। आइए अब हम इन चारों को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, प्राइमरी कोरोना। कोरोना की फर्स्ट वेव में जो कोरोना आया था उसे हम प्राइमरी कोरोना कहेंगे, जिसमें हमने देखा कि उसने बूढ़े लोगों जिनकी एज 60+ थी या फिर जो पहले से बीमार थे उनको ज़्यादा इन्फेक्ट किया, इसलिए उसमें केसेस काफ़ी कम थे। क्योंकि इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है यंग पॉपुलेशन है और नेचुरली स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की वजह से यंग पॉपुलेशन ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं हुई, और हुए तो भी वो जल्दी ही ठीक हो गए। पर ये ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं था। कोरोना एक आरएनए टाइप वायरस है, जो कि ज़्यादातर वायरस होते हैं तो वो सीखते हैं कि ह्यूमन डीएनए को कैसे इन्फेक्ट करना है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि वायरस भी खुद को ज़िंदा रखना चाहता है, तो वायरस ने अपने आप को अपडेट किया, जिसे हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन बेसिकली कॉपी पेस्ट में होने वाली मिस्टेक्स हैं। जब वायरस अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है तो उसके डीएनए और आरएनए में होने वाली गलतियाँ, होने वाली मिस्टेक्स कहलाती हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन लगभग हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, हम इंसानों में भी होता है। पर कोरोना वायरस का ये म्यूटेशन हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, लंग्स पर बहुत ज़्यादा अटैक करता है और अब तो इससे मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। और ये यंग पॉपुलेशन को ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर बूढ़े लोगों को टीके लग चुके हैं। थर्ड है पोस्ट वैक्सीन कोरोना, यानी कि वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो सकता है, जिसे पोस्ट वैक्सीन कोरोना कहते हैं। तो इस भ्रम में कभी मत रहिएगा कि हमारे वैक्सीन लग चुकी है या हमने वैक्सीन लगवा ली है तो हमें कोरोना नहीं होगा। न्यू स्ट्रेन आपको भी इन्फेक्ट कर सकता है। ऑलवेज फॉलो SOPs। फोर्थ है री इन्फेक्शन कोरोना, यानी कि कोरोना आफ्टर कोरोना, मतलब कि आपको कोरोना हो चुका है, आप उससे इम्यून हो चुके हैं, फिर भी आपको उसके 3 महीने बाद, 90 या 100 दिनों बाद वापस से कोरोना हो सकता है, जिसे री इन्फेक्शन कोरोना कहते हैं। यानी कि आप कोरोना से रिकवर भी हो चुके हैं, फिर भी कई चांसेस है कि आपको फिर से ये न्यू स्ट्रेन जो है वो हो सकता है, वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। ये सब कारण है कि कंडीशंस इतनी भयावह हो चुकी है, इतनी बुरी हो चुकी है। तो एज ए सिविलियंस हम क्या कर सकते हैं कि कंडीशंस धीरे धीरे बेटर बने, धीरे धीरे अच्छी हो। कुछ कॉमन सॉल्यूशन ये है। फर्स्ट, हमेशा ये याद रखें कि आप कोई सुपरमैन नहीं है या कोई सुपर वुमेन नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा। आप कभी इस हैकी में नहीं रहे कि मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो मुझे कोरोना नहीं होगा। हो सकता है आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो, आप कोरोना से रिकवर जल्दी कर जाए,
लेकिन आपकी वजह से जो दूसरे इन्फेक्ट होंगे उनकी इम्यूनिटी की गारंटी कौन लेगा, या उनके जीवन की गारंटी कौन लेगा। हो सकता है आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, आप रिकवर कर जाएं, लेकिन वो नहीं कर सकें। सो ऑलवेज वियर मास्क, हमेशा मास्क पहने, पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहने, घर के अंदर या इंडोर में मास्क नहीं पहने। अपने आप को सैनिटाइज करते रहें, हाथों को हमेशा साबुन से धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। सेकेंड, डोंट फॉलो और फॉरवर्ड र्यूमर्स, अफवाहों से बचें, फेक व्हाट्सएप मैसेज, फेक फेसबुक न्यूज़ नहीं फैलाएं। कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आगे फॉरवर्ड करने से पहले ये ज़रूर देख लें कि उसमें कितना फैक्ट है। अंधाधुंध व्हाट्सएप मैसेजेस को फॉरवर्ड ना करें। नेगेटिविटी नहीं फैलाएं, खुद भी नहीं डरें, लोगों को भी नहीं डराएं। लोगों को अवेयर करें, उन्हें डराएं नहीं। थर्ड, पेड़ लगाएं। आज हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा भारी कमी हो रखी है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की किल्लत है। हम और आप इस ऑक्सीजन की किल्लत को दूर नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम आज एक पौधा लगाते हैं, 10 साल उसकी सेवा करके अगर हम उस पौधे को पेड़ बना देते हैं, और आज के 10 साल बाद अगर कोई उस पेड़ के नीचे चैन की सांस लेता है, साफ हवा लेता है, तो वो पर्सन, तो वो आदमी आपका शुक्रिया अदा करे ना करे, लेकिन ये नेचर, ये प्रकृति आपका शुक्रिया ज़रूर अदा करेगी। क्योंकि आजकल की इन्वायरमेंटल कंडीशन इतनी ख़राब हो रखी है कि हमें चैन से सांस लेने के लिए साफ़ हवा भी नहीं मिल रही है। ये कंडीशंस भी हमने ही पैदा की है पोल्यूशन कर करके। तो पोल्यूशन कम करें, पेड़ लगाएं। अगर आज हमारे एक पेड़ लगाने से आज के कुछ सालों बाद किसी को साफ़ हवा मिलती है, तो हमारा मानव होना सक्सेसफुल है, हम मानवता पर खरे उतरते हैं। या फिर हम भी उन लोगों की तरह हो जाएं जो ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं, जैसा हमें न्यूज़ में देखने को सुनने को मिल रहा है। तो डिसीजन आपका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस सारी सिचुएशन के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।